बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ़ से सलाम। माई सेल्फ़ अजवा गिलानी। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आप सब ने मेरी पिछली वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत अच्छे व्यूज़ दिए। थैंक यू सो मच। आइंदा भी ऐसे ही पसंद करते रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। आज का लेक्चर जिस टॉपिक पे है मेरी नज़र में वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबको उसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होना ज़रूरी है। साइकोलॉजी आज का टॉपिक है। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। साइकोलॉजी जैसे आज है क्या पहले भी ऐसे ही थी या आज के दौर में इसमें कुछ चेंजेस आई हैं। थर्ड पॉइंट, वाई साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई साइकोलॉजी इज़ अ मेजर सब्जेक्ट। इसका मेन फोकस किस चीज़ पर है, इसके मेन गोल क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, क्या साइकोलॉजी का कोई स्कोप है या नहीं है। इन पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब बात करते हैं टर्म साइकोलॉजी सबसे पहले किसने यूज़ की और कब यूज़ की गई। इसका नाम साइकोलॉजी किस बेस पे रखा गया। रुडोल्फ गोकल ने 1590 में ये टर्म यूज़ की थी। एक्चुअली जो साइकोलॉजी है वो दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। वो दो वर्ड्स कौन से हैं? ग्रीक वर्ड्स हैं, साइकी एंड लोगस। साइकी मीन माइंड एंड सोल और लोगस मीन स्टडी ऑफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइंड और सोल की स्टडी करना। साइकोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है जो आज हम अपनी बुक्स में यूज़ करते हैं। पहले के दौर में नहीं, आज के दौर में, एडवांस दौर में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स एंड मेंटल प्रोसेसेस। एनिमल और ह्यूमन बिहेवियर के मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर को साइंटिफिकली देखा जाता है, इसको साइकोलॉजी कहा जाता है। बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस क्या है? बिहेवियर किसको कहते हैं? रद्द अमल को। हमारा सोसाइटी और लोगों से इंटरेक्शन कैसा है, इसको कहते हैं बिहेवियर। मेंटल प्रोसेस क्या है? जो हमारे दिमाग में जो बात चल रही होती है, लाइक परसेप्शन, थिंकिंग, हमारी इमोशन, इसको कहते हैं मेंटल प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है? क्या साइकोलॉजी पहले भी ऐसी ही थी या इसमें कुछ चेंजेस आई हैं? साइकोलॉजी टाइम टू टाइम चेंज होती रही, इसमें बहुत सी चेंजेस आई। साइकोलॉजी जैसे अब है पहले ऐसे नहीं थी। बहुत से साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की, हर साइंटिस्ट ने अपने मुताबिक इसको बताया कि ये क्या है। कुछ साइंटिस्ट ने इसको स्टडी ऑफ सोल कहा, कुछ ने स्टडी ऑफ माइंड, फिर कुछ ने इसको स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस कहा, फिर टाइम के साथ इसको स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा गया। मतलब इसको पार्ट्स में बताया गया। लेकिन अब जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है वो एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स एंड मेंटल प्रोसेस। लेकिन पहले के दौर में इसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज थी, या ऐसे कहा जाए कि इसको अब एक मुकम्मल शक्ल मिल गई है। साइकोलॉजी इमर्ज फ्रॉम फिलॉसफी। थर्ड पॉइंट है वाई साइकोलॉजी इज़ अ मेजर सब्जेक्ट। साइकोलॉजी को एक प्रॉपर सब्जेक्ट क्यों बनाया गया है? साइकोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं? साइकोलॉजी की अहमियत क्या है? क्या हमें साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए या नहीं? साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जानदारों को पढ़ते हैं, ऐसे जानदार जिन पर हम खुद रिसर्च करते हैं, जो दिमाग रखते हैं। बेसिकली ये हमारा अपना सब्जेक्ट है जिसमें हम खुद को पढ़ते हैं कि हम क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, हम जो एक्ट करते हैं, हमारा जो बिहेवियर है वो किस लिए है। अपने बिहेवियर को, अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। साइकोलॉजी का मेन फोकस क्या है? ये इसका 4 पॉइंट है। साइकोलॉजी का मेन फोकस मेंटल इलनेस को जानना है, इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना है कि हम मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर को किस तरह अच्छे से समझ सकते हैं। इसको जब हम अच्छे से समझेंगे तभी हम इसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे कि इसका इलाज हम कैसे तलाश करें, कौन सी थेरेपीज़ और काउंसलिंग की जाए कि हम उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकें। साइकोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ मेंटल इलनेस को दूर करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इन सब को अपनी लाइफ में आने से
पहले रोका जा सकता है, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए कि ये है क्या। वाइफ को अगर डिप्रेशन है, अर्ली स्टेज पे है, वो अपनी कंडीशन को नहीं समझ रही है, अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रही, उसकी वजह से उसके बच्चों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी मैरिड लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं सब पे इफ़ेक्ट होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उसकी अपनी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर वो स्टार्ट में ही उसका ट्रीटमेंट कर ले एक सीवियर कंडीशन पे पहुंचने से पहले, तो वो अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को, अपने बच्चों को, सबको एक अच्छा टाइम दे सकती है। इसलिए एक सीवियर कंडीशन पे जाने से पहले ही आपको अपना ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। 5th पॉइंट है मेन गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी के मेन गोल क्या है, साइकोलॉजी का मेन टारगेट क्या है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो इसके मेन 6 गोल्स हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन, थर्ड अंडरस्टैंडिंग, 4 एक्सप्लेनेशन, 5th प्रिडिक्शन एंड लास्ट कंट्रोल। कंट्रोल किस चीज़ पे? ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस पे। तो हम इसके एक एक पॉइंट पर डिटेल से बात करते हैं कि ये है क्या। फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ का मुशाहिदा करना। सेकंड डिस्क्रिप्शन, किसी चीज़ को बयान करना, कि जो चीज़ आप देख रहे हैं उसके बारे में उसको बयान करना। थर्ड अंडरस्टैंडिंग, समझना, डिटेल में उसके बारे में समझना। फोर्थ एक्सप्लेनेशन, कि आपने जो चीज़ देखी, जिसका मुशाहिदा किया, उसके बारे में एक क्लियर स्टेटमेंट देना, उसके बारे में डिटेल से बताना कि ये क्या था। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब होता है पेश गोई करना। एंड द 6th पॉइंट कंट्रोल। इन सिंपल वर्ड्स, मेन एंड इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ साइकोलॉजी आर to understand the nature and mechanism of behavior and mental process. Second, to develop and understand of the relationship between behavior and mental process. Third, to apply this understanding to real life example on the basis of understanding, prediction. Fourth, to apply the scientific approach for developing this understanding. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके ये टॉपिक समझाती हूँ ताकि जब आप इसको यूज़ करें तो आपको इसको यूज़ करना आए। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, कि एक ऑर्गेनिज़म डिफरेंट तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, उसके साथ ऐसा क्या हुआ। सेकंड एक्सप्लेनेशन, कि काज क्या है उसके इस रद्द अमल का, वाई इज़ इट हैपनिंग, कि ऐसा क्यों हो रहा है। थर्ड प्रिडिक्शन, कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हुआ तो इसका आगे से बिहेवियर क्या होगा, या ये कैसे एक्ट करेगा, उसका बिहेव कैसे होगा। फोर्थ कंट्रोल, कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो ऑर्गेनिज़म उसको कंट्रोल कैसे कर पाएगा, कि हाउ कैन इट बी चेंज, वो अपने आप को चेंज कैसे करे, अपने बिहेवियर को, अपने मेंटल प्रोसेस को। अब 4th पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी के फ़ायदे क्या हैं, क्या इसके कोई फ़ायदे हैं या नहीं। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इंसान की ज़िंदगी में अच्छे और बुरे हालात आते रहते हैं, क्योंकि जब तक इंसान सांस ले रहा है, गम, खुशी, दुख, सुख उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि कुदरत का यही निज़ाम है। इंसान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक बनाया है कि उसको अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करनी आती हैं, बस उसको ज़रा सी सीखनी होती हैं। इंसान में ऐसी खुसूसियात हैं, उसके पास ऐसी सलाहियत है कि वो अपने मस्बत रवैये से अपने मसले को हल कर सकता है। इसलिए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या उसका बेहतर हल निकालने के लिए साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। इसकी बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी पे असरात हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, इसको समझना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप इसके बारे में डिग्री करें, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। हम लोगों के रवैये को समझ सकते हैं अगर हम साइकोलॉजी पढ़ें तो। लोगों को हिम्मत देने वाले बने, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी हिम्मत को कम करते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करते हैं। इसलिए आपको एक ऐसा इंसान अपने आप को बनाना चाहिए ताकि आप लोगों को हिम्मत दे सकें, उनमें अच्छी चेंजेस ला सकें। आपको अगर इर्द गिर्द कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि आपके अंदर कोई पॉजिटिव चेंज लाए, तो आपको अपनी उम्मीद खुद ही बन जाना चाहिए।
अपने आप को खुद ही इम्प्रूव करना चाहिए। आपको कोई सहारा देने नहीं आता, आपको अपना खुद ही सहारा बनना होता है। हमारा दिमाग हमारे मसल्स की तरह है, अगर हम इसकी एक्सरसाइज करते रहें तो हमारा दिमाग स्ट्रॉन्ग होगा, अदरवाइज़ नहीं। मैंने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं अगर हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे बारे में लोग कैसा सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो लोगों का क्या काम है? लोगों का सिर्फ एक यही काम तो है, दूसरों पर तनकीद करना, दूसरों पर बातें बनाना। आप मुझे बताएं, जो लोग खुद कुछ नहीं करते या ख़ुद को बेहतर नहीं बनाते, सिर्फ लोगों पर तनकीद करते हैं, क्या हमें उनकी बातों पर तवज्जो देनी चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, उनसे डर कर रहना चाहिए? मैं यही नहीं कह रही कि आप साइकोलॉजी ज़रूर पढ़ें, लेकिन अगर आपको इसमें दिलचस्पी है तो आपको ये ज़रूर लेनी चाहिए, इस सब्जेक्ट को ज़रूर सेलेक्ट करना चाहिए। लोगों से डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ लोगों के डर की वजह से मत रुकिए, क्योंकि लोगों का सिर्फ एक ही काम है, बातें बनाना। जब लोग आपके बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप समझें आप सीधे रास्ते पे हैं। दुनिया में हम बेनाम आए हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारा कोई नाम हो, हम बेनाम ही ना चले जाएं। सिर्फ 10% खुशियाँ हमें बाहर से मिलती हैं, बाकी 90% खुशियाँ आपके अंदर की सोच और एहसास से मिलती हैं। इसलिए खुश रहने के लिए आपको बाहर की दुनिया को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को चेंज करना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपनी राय, अपनी एडवाइस पेशेंट पे थोप देते हैं। ऐसा नहीं होता। जो काउंसलर होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, वो आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने के मेथड्स बताता है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। आगे आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने किस तरीके को फॉलो करना है। ये नहीं कहते कि आप ये बात है आप इसको घर जाके ऐसे सॉल्व कर लें, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये एक मिसकंसेप्शन है अबाउट साइकोलॉजी, बल्कि वो आपको ज़िंदगी गुजारने के अच्छे तरीके बताते हैं ताकि लाइफ में आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आए फ्यूचर में साइकोलॉजी के बारे में एक हैंडल कर सकें। और भी है मिसकंसेप्शन, और भी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट काउंसलर होते हैं वो मैजिशियन होते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने वो इस बारे में ट्रेन होते हैं, उन्होंने प्रॉपर स्टडी की होती है, इसलिए उनको आपकी इमोशंस, आपके बिहेवियर, आपके मेंटल प्रोसेस, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। वो बहुत सी थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, ऐसे मेथड्स यूज़ करते हैं जिसके बाद उनको आपके बारे में मालूम होता है। वो हरगिज़ मैजिशियन नहीं होते। अब बात करते हैं 7 पॉइंट पर, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, कि अगर हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो इसका क्या स्कोप है, फ्यूचर में हम क्या कर सकेंगे, हमारे पास क्या ऑप्शंस होंगे, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, हमारा करियर क्या होगा। तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा कि आपने उसी को सिलेक्ट करना है और बस उसी फील्ड में जाना है। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आजकल तो साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, हर फील्ड में साइकोलॉजिस्ट की आजकल सीट्स आती हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं, आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में भी, किसी भी फील्ड में आपको इजीली जॉब मिल सकती है। आप एक काउंसलर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप अपना क्लिनिक खुद ओपन कर सकते हैं, आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम में भी साइकोलॉजिस्ट को लिया जाता है। इस पर हम किसी दिन और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सीखने सिखाने का अमल तो जारी रहेगा, कुछ आप मुझसे सीखिए, कुछ मैं आपसे सीखूंगी। अगर आप किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं, आपको किसी लेक्चर की ज़रूरत है, आप कमेंट में उसको बताएं, मैं उस पर वीडियो लाजमी बनाऊंगी और आपसे शेयर करूंगी। सीखने की कोई एक ख़ास उम्र, कोई एक ख़ास लिमिट नहीं होती, हम किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। आज का लेक्चर बस यहीं तक। जाते जाते लाइक करते जाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और अगर आप किसी और टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।